नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हमारा विषय है मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग मेडिकल प्रोफेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, पिछले कई सालों से हमारे देश में मेडिकल प्रोफेशन लगातार एक के बाद एक नई चुनौतियों से जूझ रहा है। दोस्तों, आज हम इन्हीं सब चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। तो इस विषय पर बात शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि मेडिकल साइंस एक एग्जैक्ट साइंस नहीं है। मैथमेटिक्स की तरह जहाँ पर 2 + 2 4 होता है, मेडिकल साइंस में 2 + 2 4 नहीं होता है। मेडिकल साइंस आपके जीवित शरीर को देखती है, उसको समझने की कोशिश करती है और उसमें जो हमारी लाइफस्टाइल से या क्लाइमेट से जिस तरीके की भी चेंजेस हमारे शरीर में जो आते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उनको जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, जो बेस्ट अवेलेबल नॉलेज होती है, उसके हिसाब से मेडिकल साइंस उसको ठीक करने का, उस आपके शरीर की दिक्कत को ठीक करने का काम करती है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की के बाद भी इंसानी शरीर के बारे में जितना जान पाई है, उससे कहीं ज़्यादा ऐसा है जो आज तक मेडिकल साइंस नहीं जान पाई है, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है। तो ये मेडिकल साइंस की एक लिमिटेशन है, जिसको एक आम इंसान के रूप में आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, जहाँ तक मेडिकल प्रोफेशन की अगर हम बात करें, मेडिकल प्रोफेशन में चाहे आप एक एमबीबीएस की बात करें, एक एमडी डॉक्टर की बात करें, या इवन अगर आप अपने गांव के लोकल जो आरएमपी प्रैक्टिशनर है उनकी बात करें, वो हो, हम हो, या हमारे से भी ऊपर जो टर्शरी केयर है, जो बड़े अस्पताल हैं वो हैं, हर कोई अपनी तरफ से अपने मरीज के लिए अच्छे से अच्छा इलाज करने की कोशिश करते हैं। सभी की कोशिश रहती है कि उनका जो मरीज है वो जल्दी ठीक हो, कम से कम टाइम में ठीक हो जाए, कम से कम खर्चे में ठीक हो जाए। ऐसी कोशिश सभी चिकित्सकों की, चाहे वो आपके गांव के प्रैक्टिशनर हैं, आरएमपी हैं, और चाहे ऑल इंडिया एम्स या मेदांता जैसे बड़े हॉस्पिटल से उनके डॉक्टर्स हो, सबकी कोशिश रहती है कि उनका मरीज जल्दी से जल्दी और कम से कम खर्चे के अंदर ठीक होके घर जाए। दूसरा जो समझने की चीज़ है, मेडिकल प्रोफेशन में किसी भी चिकित्सक के पास, चाहे वो मैं अपने को मानूं या किसी और चिकित्सक को मानूं, हमारे पास कभी भी किसी पेशेंट का खराब इलाज करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं होता है। इसको समझना पड़ेगा। हम खराब इलाज क्यों करेंगे, या हम जानबूझकर अपने मरीज की बीमारी को लंबा क्यों खींचेंगे, उससे हमें क्या इंसेंटिव मिलेगा? दोस्तों, ऐसा कोई इंसेंटिव मेडिकल प्रोफेशन में नहीं है। हमारा काम ही हमारा नाम है। हम अपने मरीज को जितना जल्दी से जल्दी, जितना अच्छे तरीके से टैकल करेंगे, ठीक करेंगे, जितने कम खर्चे में उसको हम ठीक करेंगे, वो हमारा नाम है, हमारी पब्लिसिटी है। और मेडिकल प्रोफेशन की पब्लिसिटी हमेशा वर्ड ऑफ माउथ होती है। आप एक मरीज को ठीक करते हैं तो वो आगे 4 मरीजों को अपने आप आपके पास रेफर करके भेज देता है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि मेडिकल प्रोफेशन में किसी के पास इंसेंटिव है कि वो किसी मरीज का ठीक इलाज ना करे या इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरते। कई बार दोस्तों क्या होता है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया, मेडिकल साइंस के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। कई बार होता है कि हमारे पास कोई मरीज आता है, हम उसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं। कई बार जो बेस्ट अवेलेबल हमारे पास डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं, उनके जरिए अधिकतर बार हम डायग्नोज कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं ढूंढ पाते हैं। सारी कोशिशें करने के बाद डायग्नोसिस मिले नहीं मिले, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डायग्नोसिस जो बन पाया उसके हिसाब से हम लोग बेस्ट अवेलेबल इलाज करते हैं। कई बार जो है पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है ट्रीटमेंट को, हम लोग सोचते हैं कि चलो अब ट्रीटमेंट को रिवाइज करते हैं, ट्रीटमेंट बदलते हैं। बहुत बार होता है पेशेंट कहता है कि सर मेरे को फ़र्क नहीं हो रहा, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। ओके, पेशेंट चले जाते हैं, दूसरे अस्पताल जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स जो पीछे की पूरी केस हिस्ट्री होती है उसको देखते हैं, समझते हैं, एनालाइज करके अपने हिसाब से जो नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट का उसको करते हैं।
फॉर्चुनेटली पेशेंट को वो उस ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये सोचना कि जो पिछले वाला डॉक्टर है उसने अपनी तरफ से मेहनत नहीं की, या उसने आपका इलाज ठीक से नहीं किया, या उसने आपके केस को बिगाड़ दिया। अब एक बहुत कॉमन टर्म है कि जी मेरा केस बिगाड़ दिया। देखिए, कोई भी चिकित्सक हो उसको केस बिगाड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हर कोई चिकित्सक, हर कोई डॉक्टर अपने हिसाब से अपने मरीज का बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट करता है। अधिकतर बार रिस्पॉन्स आता है, ट्रीटमेंट का अच्छा रिस्पॉन्स आता है, बहुत बार रिस्पॉन्स नहीं आता है। रिस्पॉन्स नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मरीज के अपने शरीर के फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। जो ट्रीटमेंट दिया, फर्स्ट स्टेप का ट्रीटमेंट दिया, कई बार फर्स्ट स्टेप का ट्रीटमेंट किसी किसी पेशेंट में रिस्पॉन्स नहीं दिखाता है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट को अपग्रेड करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है। बट अधिकतर केसेस में मरीज सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप का ट्रीटमेंट लेते वक्त चिकित्सक बदल लेते हैं, डॉक्टर बदल लेते हैं। तो इसका कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आपने पहले जिसको दिखाया था उसने कोई गलती की है, या आपका इलाज ठीक से नहीं किया, या उसने कोई आपके केस को बिगाड़ दिया है। जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके जरिए उसने जो टेस्टिंग की, डायग्नोसिस बनाया, उसका ट्रीटमेंट किया, रिस्पॉन्स नहीं आ पाता। कई बार कॉमन चीज़ है, नहीं आता रिस्पॉन्स। आप देखेंगे कि बहुत बार जैसे हमारे छोटे शहर रेवाड़ी से लोग गुड़गांव, दिल्ली, जयपुर जाते हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका वहां जाके भी रिस्पॉन्स नहीं आता। तो क्या सब डॉक्टर गलत हैं? सब लोगों ने गलती की, सब लोगों ने जो है लापरवाही की है? नहीं। मेडिकल साइंस की अपनी एक लिमिटेशंस है। एक लिमिट तक ही हम इंसानी शरीर को ठीक कर सकते हैं। इस लिमिटेशन को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है, कई बार क्या होता है कि हम मरीज को कहते हैं कि भाई आप भर्ती हो जाइए और आपको ठीक होने में 3-4 दिन का समय लगेगा। 24 घंटे भी नहीं होते, मरीज कहेगा जी मुझे तो ना फर्क नहीं हो रहा, या मेरे मरीज को कोई अटेंडेंट कहेगा जी मेरे मरीज को फर्क नहीं हो रहा। हम पेशेंट्स को यही समझाते हैं कि भैया हमने अगर आपको 4 दिन का टाइम दिया है तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि पेशेंट को डेली 25% जो है आराम आएगा और आप उसको मेजर कर पाएंगे, किसी स्केल से कैलिब्रेट कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। हमने आपको 3-4 दिन का एक रफ आइडिया जो दिया कि भाई 3-4 दिन आपको एडमिट रहना है, इसका ये मतलब है कि 3-4 दिन में मरीज की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि हम उसको सेफली साउंड कंडीशन में घर भेज सकते हैं। हो सकता है उसको पहले दिन ही बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए, हो सकता है उसको जो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जो दिखने में जो है वो चौथे दिन आए, ये भी हो सकता है। तो कभी भी इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करने लग जाए कि अब 2 घंटे हो गए तो इतना % आराम आना चाहिए, या 12 घंटे हो गए तो इतना % आराम होना चाहिए। ऐसा मेडिकल साइंस में पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार होता है कि नहीं सुधार आता, बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के बाद भी मरीज आते हैं जी सुधार नहीं हो रहा। बेस्ट ऑप्शन मैं जो अपने मरीज को एडवाइस करता हूँ, आप हमारे पास आए हैं, जब तक आप हमारे पास है हमारे ऊपर विश्वास करिए और आंख बंद करके विश्वास करिए। क्रॉस रेफरल कराना, क्रॉस वेरिफिकेशन कराना, जी मुझे रिपोर्ट्स दे दो मैं कहीं दूसरे डॉक्टर को दिखा के आता हूँ, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को हर्ट करती हैं, उसको खराब करती हैं। तो कभी भी आप खुद या आपके घर का कोई भी सदस्य अगर अस्पताल में एडमिट होता है, आप किसी भी अस्पताल में एडमिट होइए, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जिस अस्पताल में जब तक आप एडमिट हैं वहाँ के चिकित्सक पर 100% भरोसा करके रखिए। जिस दिन आपको लगे कि नहीं मेरे को जो है नहीं मज़ा आया इलाज में, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ा या मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही है, बेटर है आप चिकित्सक से बात करें, उनकी बात आपको समझ आए, ओके ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए, नहीं आपका मन भरे, नहीं समझ आए, रेफ़र करा लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन डेली बेसिस पे अपने डॉक्टर को, फिजिशियन को परेशान मत करिए कि जी मुझे रिपोर्ट दे दो मैं दिखा के आऊँगा, जी मेरे मरीज को फ़र्क नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनको परेशान मत करिए। जब आप या आपका कोई भी मरीज़ अस्पताल में है तो वो आपसे बढ़कर आपके जो चिकित्सक हैं उनकी जिम्मेदारी है। आपसे ज़्यादा चिंता उनको रहती है कि ये पेशेंट मेरे पास भरोसा करके आया है और मुझे इसके भरोसे को कायम रखना है, मुझे इसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट देके जल्दी से जल्दी ठीक करके घर भेजना है। यकीन मानिए कि हम जब किसी मरीज़ को भर्ती करते हैं
घर वालों से ज़्यादा चिंता हमें रहती है मरीज़ की। हम लोग उसका एकदम अपडेट रखते हैं कि इसके सिम्टम्स कहीं बढ़ तो नहीं रहे हैं। सिम्टम्स अगर बढ़ रहे हैं तो हमें आगे क्या टेस्ट कराने की ज़रूरत है और आगे किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट रिवाइज करके हम पेशेंट को और ज़्यादा जल्दी आराम दे सकते हैं। इन सब चीज़ों की चिंता हमें आपसे ज़्यादा रहती है। दूसरा, आजकल एक बहुत ट्रेंड हो गया कि आपने इलाज कराया, इलाज हो गया तो वेल एंड गुड है। अगर रेफ़र हो गए तो कि जी मेरे को तो लूट लिया डॉक्टर ने, पैसे भी ले लिए, मरीज़ भी ठीक नहीं हुआ, या मरीज़ ठीक भी हो गया तो जी मेरा इतना मोटा बिल बना दिया। तो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि चिकित्सा जो है एक बहुत महंगा जो है ना माध्यम है आपके ठीक होने का। और हमारी सारी जो है आप समाज में जो हमारी एक इमेज है आज की, चिकित्सक पैसा लूट लेते हैं, प्राइवेट अस्पताल पैसा लूट लेते हैं, मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पे रख लेते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक बोगस चीज़ है। मैं हमेशा, जैसे मेरे साथ भी कई बार डिस्कशन होता है लोगों का, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, आप हिंदुस्तान की जो ओवरऑल हेल्थ केयर की कॉस्ट है, जो आपका एक्सपेंडिचर है, सेम लेवल ऑफ जो हेल्थ केयर है, सर्विस है, उसको आप वर्ल्ड लेवल पे कंपेयर करिए, आपको समझ आएगा। हमारे एरिया में अगर हम बात करें तो जैसे मेदांता है, फोर्टिस है, ये बड़े ग्रुप्स हैं, आर्टेमिस है, ये बड़े ग्रुप्स हैं। इनका खर्चा नो डाउट ज़्यादा है, महंगा होता है, नो डाउट होता है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ मरीज़ को कहता हूँ कि आप ये देखें कि फोर्टिस है या मेदांता है, वो जो आपको सर्विस दे रहे हैं, उस सर्विस का कॉस्ट दुनिया के जो सबसे 5 अमीर देश है उनमें एवरेज कितना खर्चा है, और दुनिया के जो 5 सबसे गरीब देश है उनमें उस सर्विस का खर्चा कितना है, और दुनिया के जो 5 बीच के देश हैं उन देशों के अंदर उन सर्विसेज का एवरेज खर्चा कितना है, आप उससे कंपेयर करिए। फिर आपको समझ आएगा कि आप हिंदुस्तान में हेल्थ केयर सर्विसेज आपको कितनी सस्ती हैं। लोग कहेंगे जी फलाने अस्पताल में जी हमारा 1 लाख का बिल बना दिया, एक दिन का बनेगा, लाख का भी बनेगा, 50,000 का भी बनेगा, 1.5 लाख का भी बनेगा। हमने क्या देखना है कि जो सर्विसेज हमें 1 लाख रुपए में दी जा रही है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन एन एवरेज उसकी कॉस्टिंग क्या है, आपको उससे कंपेयर करना है। मोटा मोटा दोस्तों, अगर आप अंदाजा देखेंगे कि हमारे देश के जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, चाहे मेदांता है, ऑल इंडिया है, फोर्टिस है, आर्टेमिस हैं, और जो साउथ के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो ग्रुप है, इन सब की जो सर्विसेज हैं, भले ही हमारे इंडियन लोगों को कितनी ही महंगी क्यों ना लगे, लेकिन ये जो सर्विस हमारे देश में आम लोगों को दे रहे हैं, ये सर्विस पूरी दुनिया से कम 70-80% सस्ती हैं। मेदांता जो फैसिलिटी आपको 1 लाख रुपए एक दिन में देता है, या फोर्टिस देता है, या अपोलो देता है, एक फैसिलिटी जो 1 लाख रुपए में दे रहा है, पूरी दुनिया में वो फैसिलिटी कम से कम आपको 4 से 5 लाख रुपए में मिलेगी। आपको 1 लाख रुपए ज़्यादा लग रहा है, नो डाउट लग रहा होगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो 1 लाख रुपए में वो हॉस्पिटल आपको सर्विस दे रहा है, आप उसको वर्ल्ड एवरेज से कंपेयर करिए, तब आपको समझ आएगा कि हिंदुस्तान हेल्थ केयर के अंदर एक जन्नत से कम नहीं है। हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, अगर मैं पूरे इंडिया की हमारी बात करूं, इंडिया में सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड पे आप नाप लीजिए दुनिया में बेस्ट है और सबसे सस्ता है। आप किसी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड पे देख सकते हैं। ये हमारा एक फिजिशियन होने के नाते, चिकित्सा जगत से जुड़े होने के नाते चैलेंज है। किसी भी पूरे इंडिया के किसी भी महंगे से महंगे अस्पताल का नाम लीजिए, उसकी जो सबसे महंगी फैसिलिटी है उसको आप पूरी दुनिया में कंपेयर कर लीजिए। ऑन एन एवरेज हिंदुस्तान का कोई भी अस्पताल, चाहे वो एक छोटा अस्पताल है या बड़े से बड़ा कॉरपोरेट अस्पताल है, पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड एवरेज है हेल्थ केयर सर्विस की, उसके 5वें हिस्से में वो सर्विस आपको दे रहा है। आपको कम लग रही है, आपको महंगी लग रही है, वो आपका प्रॉब्लम है। अगर आप उसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपको कितनी अच्छी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज जो है बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर मिल रही है। दोस्तों, इसके अलावा जो इश्यूज हैं, फिलहाल जो इश्यूज मेडिकल सेक्टर में उभर रहे हैं आजकल, कि लोग, सरकार है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये सब छोटे मझोले अस्पतालों को ख़त्म करने पर लगी हुई है। छोटे मझोले अस्पताल आज फंस चुके हैं।
इंश्योरेंस कंपनीज के आप पैनल के रेट्स देखिए, सरकार की जो स्कीम्स आती है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो या इससे पहले भी जितनी भी स्कीम्स आई है, किसी भी स्कीम के आप रेट देखेंगे तो वो रेट इतने कम दिए जा रहे हैं कि उन रेट्स के ऊपर इलाज करना प्राइवेट अस्पतालों के लिए लगभग असंभव है। देवी शेट्टी का नारायणा हृदयालय जो पूरी दुनिया में, पूरे देश में सबसे सस्ते प्राइवेट अस्पतालों में आता है, उनके लिए भी आयुष्मान भारत के रेट्स को मैच करना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है और वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि जो समाज का, सरकार का एक जो मेडिकल प्रोफेशन के प्रति परसेप्शन है, उस परसेप्शन को कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है। अगर हम लोगों ने ये परसेप्शन नहीं बदला, जनता ने चिकित्सा जगत के प्रति अपने परसेप्शन को नहीं बदला, सरकार ने मझोले छोटे अस्पतालों के प्रति अपने परसेप्शन को नहीं बदला, तो इस देश में चिकित्सा जगत का भविष्य बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, सरकार को भी समझने की ज़रूरत है, समाज को भी समझने की ज़रूरत है। चिकित्सा जगत, हेल्थ केयर सर्विसेज भारत की एकमात्र सर्विस है स्पेस सेक्टर के अलावा जो पूरी दुनिया में नामी है। पूरी दुनिया से पाँचवें हिस्से कीमत पर आपको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज देती हैं। हम अपनी चिकित्सा जगत की इन खूबियों को अगर समझ पाएंगे और चिकित्सा जगत के प्रति जो भ्रामक बातें समाज में फैलाई जाती हैं, जैसे कि मरे हुए मरीज को वेंटिलेटर पे 2 दिन रख लिया पैसा कमाने के लिए, ये टोटल वाहियात बातें हैं। इन बातों से हमें ऊपर उठकर सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, कोई भी अस्पताल मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पर आईसीयू में नहीं रख सकता है। दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जो मरे हुए आदमी को उसकी धड़कन को लगातार मॉनिटर पर दिखाती रहे कि इसकी धड़कन चल रही है। दूसरी बात, अगर आप मरे हुए आदमी को अगर आईसीयू में रखते हैं तो उसकी बॉडी में क्योंकि फर्मेंटेशन होती है, डिकम्पोजिशन होता है, उसकी वजह से आपके आईसीयू में जितने बाकी मरीज़ हैं उन सब की जान को खतरा हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक मरीज से, एक मरे हुए आदमी से 20,000, 50,000, लाख रुपए रोज़ाना कमाने के लिए कोई भी अस्पताल अपने आईसीयू में बाकी जो 5 मरीज़, 10 मरीज़ हैं जिनसे वो हर एक से लाख रुपए कमा रहे होंगे, उनकी जान को एक मरीज़ के 1 लाख रुपए के लिए खतरे में डालेंगे, ऐसा मुझे संभव नहीं लगता है। और ऐसे जितने भी केस आज तक मेरे सामने, कम से कम मेरी संज्ञान में हैं, सब में ये बात झूठ निकली है कि जी मरे हुए मरीज़ को जो है ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर 2 दिन 4 दिन रख लिया। होता क्या है कि जो बहुत सिक पेशेंट होता है, जो हमने भी कई बार सरकारी अस्पतालों में भी देखा है, बहुत सिक पेशेंट होता है, चिकित्सक कहते हैं कि जी इसकी बचने की संभावना नहीं है। घर वाले कहते हैं जी आप चिंता मत करिए, आप इलाज करिए, जब तक सांस है तब तक आस है। चिकित्सक अपनी पूरी मेहनत करते हैं, बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन कोई मरीज़ जिसका बचना नामुमकिन है वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन वेंटिलेटर पर दवाइयों के सहारे चलते हैं, उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ जब एक्सपायर होते हैं तो जब बिल देने की बारी आती है, इस तरीके की बातें उसी टाइम उठाई जाती हैं कि जी ये तो मरे हुए थे, इनको तो जो है पैसों के लिए रख लिया वेंटिलेटर। ये चीज़ सिर्फ सरकारी प्राइवेट अस्पताल में नहीं है, सरकारी अस्पताल में भी हमने फेस की है कि जब तक मरीज की सांस, चाहे एक भी सांस है, चाहे एक भी धड़कन है, लोग कहेंगे जी आप सब कुछ करिए, पैसे की चिंता मत करिए। और बाद में जब पैसा देने की बारी आती है, खर्चे की बारी आती है, तो खर्चे के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, या मरीज एक्सपायर हो गया तो उसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है कि एक्सपायर कैसे हो गया। जबकि सारी चीज़ें टू द पॉइंट अटेंडेंट्स को समझाई जाती हैं, लिखित में कंसेंट भी ली जाती है। इन सब के बावजूद भी कई बार इस तरीके के इश्यूज़ होते हैं। तो हमें समझना होगा कि इस तरीके के इश्यूज़ गैर ज़रूरी हैं, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप पर फ़र्क डालते हैं और समाज के अंदर, देश के अंदर मझोले और छोटे अस्पतालों के लिए सर्वाइवल को मुश्किल बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी दिक्कतों के लिए आगे चलकर भविष्य में बड़े अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ेगा। और बड़े अस्पताल के खर्चे डेफिनेटली, ये बात ठीक है कि छोटे अस्पतालों के मुकाबले ज़्यादा होंगे। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप हमारा समाज चिकित्सा जगत के प्रति अपने व्यवहार को, अपनी सोच को नहीं बदलता है, तो आपको समझना होगा कि इस देश में चिकित्सा जगत का भविष्य बहुत सुनहरा नहीं है। और जो हमारा चिकित्सा पर जो खर्चा है, जो हम अपनी जेब से खर्चा करते हैं आम नागरिक, वो खर्चा आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें मेडिकल प्रोफेशन के बारे में क्लियर हुई होंगी। किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई
क्लैरिटी आप चाहे, कोई क्वेरी आपकी हो, तो उसके लिए ज़रूर आप हमें जो है नीचे जो है मैसेज छोड़ सकते हैं, जिसका कि जवाब आपको पर्सनली मिलेगा। और ज़रूरत हुई, सवाल ज़्यादा हुए, तो एक इसी वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी हम लोग लेकर आएंगे, जिसमें आप लोगों की क्वेरीज का हम जवाब देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।